अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 10वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। लेकिन नए प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, पहले उसी क्वेश्चन को मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आप देखिए, कल के प्रॉब्लम में जो सर्किट डायग्राम था वो कुछ इस तरह से था। इस सर्किट में C1 और C2 ये दो कंडेंसर या कैपेसिटर जो हैं वो एक दूसरे से पैरेलल हैं। उसी तरह से C3 और C4 जो है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और इस पर्टिकुलर नेटवर्क के A और B ये जो दो पॉइंट हैं इनके बीच में यहाँ पर एक बैटरी है। कल आपको ये बताया गया था कि ये चारों जो कैपेसिटर्स हैं हर एक की कैपेसिटी जो है वो 10 माइक्रोफेरेड है और ये जो बैटरी है ये 100 वोल्ट की बैटरी है। और अपने को मालूम करना था कि व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सर्किट, यानी इस पर्टिकुलर सर्किट में कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमको मालूम करना था। तो आप देखो इसको किस तरह से करेंगे। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप देखो कि C1 और C2 एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में मुतवाज़ी है। जब ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इन दोनों के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं तो CP इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2। ओके, इसका मतलब ये आ जाएगा CP इज इक्वल टू C1 और C2 दोनों भी 10 माइक्रोफेरेड के हैं, मतलब ये हो जाएगा 10 प्लस 10 और इस तरह से CP की वैल्यू आ जाएगी 20 माइक्रोफेरेड। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि C1 और C2 इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पर आ गया। अब जाहिर है इनका जो इक्विवेलेंट है वो 20 है, तो इन दो लोगों को हटाकर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो बता सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये दोनों हट गए और इन दोनों की जगह पर ये एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया CP और उसकी वैल्यू आ गई है 20 माइक्रोफेरेड। ओके, अब आप लोग देखो उसी तरह से बिल्कुल इसी स्टाइल में अगर हम ये वाले पोर्शन को देखेंगे, C3 और C4 ये भी एक दूसरे से पैरेलल है और ये दोनों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेंगे फिर इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो CP इज इक्वल टू आ जाएगा C3 प्लस C4। इसका मतलब ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू C3 की वैल्यू भी 10 है और C4 की वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 10 20, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो लोगों को अगर हम हटा देते हैं तो इनका एक इक्विवेलेंट आ जाएगा 20 माइक्रोफेरेड। तो वो जो 20 माइक्रोफेरेड है उसको हमको यहाँ लगाना पड़ेगा इस जगह पर, जैसा आप देख रहे हो अभी। तो C3 और C4 दोनों हट गए और उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ आ गया। इसकी वैल्यू हमको मिली 20 माइक्रोफेरेड। ओके, तो इस तरह से यहाँ के दो हट गए और एक आ गया, यहाँ के दो हट गए और ये एक इक्विवेलेंट आ गया। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर पॉइंट A और B के बीच में दो ब्रांचेस हमको नज़र आ रही। ओके, एक ऊपर वाली ब्रांच जिसके अंदर 20 माइक्रोफेरेड, एक नीचे वाली ब्रांच जिसमें 20 माइक्रोफेरेड, और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ओके, आप देखो ये पूरा मामला इस तरह से हो गया। मान लो कि ये पॉइंट A है तो यहाँ से पॉइंट B तक एक रास्ता ऐसा है, एक रास्ता ऐसा है, यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ दूसरा कैपेसिटर है, दोनों भी 20 माइक्रोफेरेड के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाली ब्रांच में ये 20 माइक्रोफेरेड और ये नीचे वाली ब्रांच में ये 20 माइक्रोफेरेड, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो फिर इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाएगा CP इज इक्वल टू पहला कैपेसिटर प्लस दूसरा, मतलब वो हो जाएगा 20 प्लस 20। इसका मतलब CP इज इक्वल टू 40 माइक्रोफेरेड। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस ओवरऑल पूरे सर्किट का जो रिजल्टेंट जो आया, फाइनल जो कैपेसिटर यहाँ पर मतलब मिला वो है 40 माइक्रोफेरेड। तो बस अब इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल हमको पूरे सर्किट की जो कैपेसिटी मिली वो मिली है 40 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर अब आप 40 को चेंज कर सकते हैं, वो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड। अब ये रिजल्टेंट कैपेसिटी आ गई इस पर्टिकुलर सर्किट की। हमको टोटल एनर्जी मालूम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मालूम करना है इसमें जो स्टोर हो रही है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ C इंटू वी का स्क्वायर।
ये हो जाएगा हाफ सी, और सी की वैल्यू है 4t इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी का स्क्वायर। वी आपको 100 दिया हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। 2 से 40 कट जाएगा, मतलब ये आएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 का स्क्वायर का मतलब होगा 10 का पावर प्लस 4। तो इस तरह से फाइनल आंसर आएगा 20 इंटू 10⁻⁻2। ओके, और 10⁻⁻2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पीछे जाएगा। इसका मतलब U इज इक्वल टू आ जाएगा 0.20 जूल। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में, मतलब कल का जो होमवर्क था उसका फाइनल आंसर जो है वो आना चाहिए 0.2 जूल के बराबर। ओके, एक बार आप फिर से इसको प्रैक्टिस कर लेना। चलो, ये हो गया हमारा कल का होमवर्क वाला प्रॉब्लम। अब हम लोग आज के न्यूमेरिकल्स जो है उनको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो प्रॉब्लम आपको कराऊंगा वो इसी प्रॉब्लम से मिलता जुलता प्रॉब्लम है जो हमारी बोर्ड की बुक में दिया गया है। ओके, जो प्रॉब्लम बोर्ड की बुक में है वो कुछ इस तरह से है। इसमें एक सर्किट आपको दिया गया है। इस मर्तबा जो सर्किट है उसमें यहाँ पर पॉइंट ए है, इस तरह से सर्किट है पूरा, और यहाँ पॉइंट बी है। इसमें कुछ कैपेसिटर्स जो दिए गए हैं, तो इनमें से एक कैपेसिटर यहाँ है, इसका जो नाम है वो सी है। इसके बाद इस जगह पर एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ है। ओके, इस तरह से एक कैपेसिटर इस जगह पर है। यहाँ एक इस तरह की ब्रांच दी हुई है, और इस ब्रांच के अंदर एक कैपेसिटर यहाँ है और एक कैपेसिटर इस जगह पर है। अब इनकी जो वैल्यूज़ दी गई है तो वो सब की वैल्यूज़ अलग अलग है इसमें। सबसे पहले इस जगह पर ये वाला जो कैपेसिटर है इसका नाम है C1 और इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड। ये एक्चुअली C3 है, ये C1 है और ये C2 है। ओके, इसकी वैल्यू है 8 माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफेरेड। इसके बाद ये है C4 और ये है C5। ये दोनों की जो वैल्यूज़ है, ये भी 4 है और इसकी वैल्यू भी 4 है। अब इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है पहले वो आप लोग देख लो। प्रॉब्लम के अंदर आपको बोला गया है कि in the figure given below, find the value of the capacitance C if the equivalent capacitance between point A and B is to be 1 microfarad, all other capacitors are in microfarad. ओके, आप लोग देखो, इसमें इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ये बोला गया है कि A और B के बीच का जो फाइनल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपको दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड। ओके, ए और बी के बीच का जो फाइनल रिजल्ट जो है वो 1 माइक्रोफेरेड है, और आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, मतलब ये जो सी है इसकी वैल्यू क्या है। बाकी हर एक की, यानी C1, C2, C3, C4, C5 हर एक की वैल्यू माइक्रोफेरेड में आपको दी गई है। ये सी की वैल्यू मालूम करना है अगर ए और बी के बीच का फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 1 माइक्रोफेरेड अगर है तो। ओके, अब देखिए इसको, इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कोई भी पॉइंट से आप इसको चाहो तो स्टार्ट ले सकते हो। देखो, सबसे पहले आप इसके अंदर एक चीज़ देखो, C1 और C2 जैसा आप देख रहे हैं दोनों एक के बाद एक है, मतलब सीरीज़ में है। तो इन दोनों को हटाने के लिए हमको सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यह आ जाएगा 1 सीरीज़ का फॉर्मूला 1 होता है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, मतलब ये आएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऊपर इनको क्रॉस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, यानी 1/CS इज इक्वल टू 4 प्लस 8 और नीचे 8 इंटू 4, और इनको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12/8 इंटू 4। 4 से ये 12 जो है कट जाएगा, 4 तिया 12। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं CS की डायरेक्ट वैल्यू, ये 1/CS की वैल्यू आ जाएगी 3/8, तो उल्टा करेंगे उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 माइक्रोफेरेड। ओके,
तो इन दो लोगों को हमने सॉल्व किए, आंसर इतना आ गया। तो चलो पहले इन दो लोगों को यहाँ से हटा देते हैं ताकि ये सर्किट आपको धीरे धीरे करके समझ में आए। आप देखो ये दो लोग यहाँ से हट गए और इनकी जगह पर एक कैपेसिटर आ गया। जो एक कैपेसिटर आया इसकी वैल्यू आ गई 8/3। ओके, चलो उम्मीद है इतना आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते। अब आप देखो इस सर्किट का जो सेकंड पार्ट है उस पे चलते। ये वाले सिरे पे आप देखो C4 और C5। जैसा आप देख रहे हैं कि C4 और C5 एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनके लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला आएगा CP = C4 + C5। ओके, दोनों पैरेलल है इसलिए पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आ जाएगा CP = C4, 4 + 4, इसका मतलब CP = 8 माइक्रोफेरेड। मतलब यहाँ इन दो को हटाकर एक कैपेसिटर लाया जा सकता है। तो यहाँ से चलो इन दो लोगों को हटा देते, और अब आप देखो कि अगर इन दो लोगों को हटा दिया जाए तो इस जगह पर यहाँ पर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाएगा इस जगह पर, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 8 माइक्रोफेरेड। ओके, तो चलो ये आपका यहाँ का पार्ट हो गया। मतलब आपने पहले यहाँ दो लोग थे उनको हटा दिए, एक आ गया, यहाँ के दो लोग हटा दिए, ये एक आ गया। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये और ये वाला कैपेसिटर आप देखो ये एक वायर के साथ जुड़े हुए हैं, एक के आगे एक, मतलब ये दोनों सीरीज में हैं। और अगर ये दोनों सीरीज में है तो इसका मतलब इनके लिए सीरीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सीरीज का फॉर्मूला अगर लगाते हैं इन दो लोगों के लिए तो ये आएगा 1/CS = 1/C3 + 1/ ये वाला कैपेसिटर मतलब 8। ठीक है, और इस तरीके से ये आ जाएगा 1/C3 की वैल्यू 1 दी हुई है, तो 1/1 + 1/8। इसका मतलब क्रॉस अगर करेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा, और ऊपर ये 8 1 ज़ा 8 + 1 1 ज़ा 1। इसका मतलब ये आ गया 9/8। ये वैल्यू आ गई 1/CS की, और 1/CS है इसलिए उल्टा कर देंगे अगर तो ये हो जाएगा CS = 8/9 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर एक ख़ास बात क्या हो रही है इस जगह पर कि ये दो लोग हट गए और इनकी जगह पर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया और उसकी वैल्यू 8/9 आ गई है। तो अब मैं इन दो लोगों को यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप देखो ये दो लोग अगर यहाँ से हट गए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा मामला ऐसे, और यहाँ कहीं भी हम एक जगह पे इसको बता सकते हैं एक इक्विवेलेंट इन दोनों का। मान लो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो ये वाला है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/9 ओके माइक्रोफेरेड। अब आप देखो कि चलो इतना आप लोग पहले नोट डाउन करते चले जाओ। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखो कि ये 8/3 और 8/9 ये दो एक दूसरे के साथ पैरेलल हमको दिख रहे हैं, और जब ये दो लोग पैरेलल हैं इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आएगा CP = फर्स्ट प्लस सेकंड। ओके, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 8/3 + 8/9। ओके, ये हो जाएगा CP = आप लोग देखो यहाँ 3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है। हम ये 3 को 9 बना सकते हैं इजीली, या इसमें ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 3 8 24 और 3 3 9 डिवाइड प्लस 8/9। इसका मतलब CP = अब डिनोमिनेटर सेम है तो 9 आ जाएगा, ऊपर वालों को सीधा ऐड कर लेंगे यानी 24 + 8 इसका मतलब ये हो जाएगा कितना होना है 32/9। ओके, तो यहाँ पर अब हमको ये दो लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर मिल गया और उसकी वैल्यू आ गई 32/9। ओके, अब चलो ये वैल्यू को मैं यहाँ लिख के रख देता हूँ 32/9। अब आप एक चीज़ देखो कि ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, अब इसको इक्विवेलेंट सर्किट में अगर बनाना चाहो तो यहाँ पॉइंट A है, यहाँ कैपेसिटर C है, और यहाँ पर ये दो लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों का एक रिजल्ट ये है, यानी रिजल्टेंट इन दो लोगों का रिजल्टेंट इतना है। तो चलो इन दोनों के लिए एक रिजल्टेंट बना लेते, ये पॉइंट B है और इसकी वैल्यू है 32/9। ओके, अब आप गौर से देखो A और B के बीच में ये दो लोग हमको दिख रहे हैं और ये दोनों भी सीरीज में हैं। इसका मतलब इनके लिए सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता।
तो अगर इनके लिए सीरीज़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/CS इज इक्वल टू 1/1 यानी C प्लस 1/2 सेकंड मतलब 32/9। ओके, सीरीज़ के लिए 1 का फॉर्मूला आएगा। लेकिन आप गौर से देखो, आपको प्रॉब्लम के अंदर बोला गया था कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी 1 है, मतलब ये जो CS है ये आपको दिया हुआ है 1, इसलिए हम इसकी जगह पर वैल्यू 1 ले सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसा बन गया 1/1 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1 दिस मच। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/1 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/32/9, तो 9 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9/32। अब आप इसमें ये 9/32 को शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा 1/C इज इक्वल टू, इस साइड में है 1/1 और ये 9/32 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 9/32। अब इनको क्रॉस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 32 इंटू 1 है ना 32 1 ज़ा 32 माइनस 1 9 ज़ा 9, मतलब 1/C की वैल्यू इतनी आ गई। ओके, चलो इनको सॉल्व करके देख लो। 1/C इज इक्वल टू 32 में से 9 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 इज 3, मतलब 23/32। ओके, तो ये 1/C की वैल्यू आ गई, इसका मतलब C की वैल्यू आना चाहिए 32/23 माइक्रोफेरेड। आप चाहो तो इसको ऐसा भी रख सकते हो, या फिर अगर आपने 32 को 23 से अगर डिवाइड कर दिए तो ज़ाहिर है 23 का 1 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अगर आपने इसको और आगे सॉल्व किए तो ये आ जाएगा 391 माइक्रोफेरेड। आखिरी में आप इसके अंदर माइक्रो हटा सकते हैं, ये हो जाएगा 2 डिजिट अगर लेना है तो ये 1 की ज़रूरत ही नहीं है, 1.39 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ओके, तो इस तरह से जो सर्किट आपको दिया गया था उसमें अननोन कैपेसिटर की वैल्यू C की वैल्यू 1.39 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, इतना आंसर इसका आना चाहिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपने पूरा नोट डाउन किए होंगे और आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक के अगले प्रॉब्लम की तरफ। आप लोग देखो, अगला जो प्रॉब्लम है, पहले हम लोग चलो नेक्स्ट अगला जो प्रॉब्लम है उसको शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको एक क्या क्या चीज़ें दी गई है, पहले एक बार उसको देख लेते। आप लोग देखो, इसमें प्रॉब्लम में दिया गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ एन एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए प्लेट सेपरेशन ऑफ 2 मिलीमीटर, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। और फिर सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस इफ़ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज filled completely with the dielectric having dielectric constant 6.7। देखो प्रॉब्लम का मतलब क्या है, एकदम आसान है। एक मुतवाज़ी प्लेट मकसफ़ा आपको दिया हुआ है जिसमें प्लेटों का जो एरिया है, रकबा है, वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलो शुरू करते हैं पहले गिवन में। सबसे पहले आपको गिवन में एरिया दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप याद रखो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चलेगा, इसको मीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर की जगह पर 10⁻⁻2 मीटर लेंगे, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। ओके, और इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा A इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। तो ये आप कन्वर्शन फैक्टर याद रखो। अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप मीटर स्क्वायर बनाओगे तो 10⁻⁻4 कन्वर्शन फैक्टर आपको यूज़ करना है। ओके, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, प्लेट सेपरेशन, यानी दोनों प्लेटों के बीच का फासला आपको दिया हुआ है, और ये फासला है D इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। तो आपको ये मिलीमीटर को चेंज करना पड़ेगा। मिलीमीटर का मतलब होता है 1000 पार्ट, यानी 10⁻³ मीटर। ओके, इस पर से आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। पहला जो पॉइंट है उसके अंदर बोले कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस, यानी इस मकसफ़े की गुंजाइश क्या होगी, उसको हम C0 बोलना पड़ेगा। C0 इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं बोला गया है कि प्लेटों के बीच में क्या है। जब आपको ये नहीं दिया जाता कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में क्या है, तो इसका मतलब हम ये मान कर चलते कि वहाँ पर एयर है। ओके, तो ये एयर कैपेसिटर वाली बात हो गई। दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर आपको बोला गया है
कि द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स इज कम्प्लीटली फील्ड बाय डाइलेक्ट्रिक, मतलब दोनों जो प्लेटें हैं उनके बीच का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर फिल किया हुआ है एक डाइलेक्ट्रिक से। जिस डाइलेक्ट्रिक से दोनों प्लेटों के बीच का पूरा रीजन, पूरा इलाका फील्ड कर दिए, उसका कांस्टेंट जो है के, वो आपको दिया हुआ है 6.7। ओके, और इस पर से आपको उसकी कैपेसिटी जो है वो मालूम करना है। तो देखिए बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट लेंगे एयर कैपेसिटर वाला। तो अगर एयर कैपेसिटर वाले को अगर सॉल्व करना है तो आप देखो क्या आएगा, C∑0 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 बाय D। फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो अगर कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में एयर है, मतलब कोई मीडियम नहीं है मान लो, तो उस सूरत में फॉर्मूला ये होगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। C0 इज इक्वल टू A, एरिया जो है वो आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻4 इंटू एप्सिलॉन 0, स्टैंडर्ड वैल्यू है 8.85 10⁻12 डिवाइडेड बाय D, और D की वैल्यू है 2 × 10⁻³ ओके, ये हो जाएगा C∑0 इज इक्वल टू, ये 2 से 4 को कट कर दिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू ऊपर वाला नंबर है 8.85 इंटू 10 का पावर। आप लोग देखो सबसे पहले ये -3 को ऊपर शिफ्ट करें तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी -3 ऊपर आकर +3 हो जाएगा। -4 + 3 मतलब -1 इंटू 10 का पावर, ये ऑलरेडी पहले से -12 है। ओके, इसका मतलब ये हो जाएगा C∑0 इज इक्वल टू, इन दो लोगों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 = 10, 1 2 × 16 और 1 17, 1 2 × 16 और 1 17, पॉइंट यहाँ पर आएगा 2 डिजिट्स के बाद, तो 17.70 इंटू 10 टू द पावर, ये -1 है और ये 10 का पावर -12 है। 10 के पावर -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा C∑0 इज इक्वल टू 1.770, ये वाला 0 नहीं भी लिखे तो चलेगा, इंटू 10 टू द पावर -12 फेरेड। और आपको पता है कि 10 का पावर -12 का मतलब पीको फेरेड होता है। ओके, इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं C∑0 इज इक्वल टू 1.77 पीको फेरेड। ओके, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला पार्ट, यानी एयर कैपेसिटर, यानी वो दोनों जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, तो अगर उसमें प्लेटों के बीच में अगर कुछ नहीं है, अगर हवा है, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो इतनी होगी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट, इस पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना आपने नोट कर लिया होंगे। चलो अब इसको, चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट के अंदर आप देखिए, आपको दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 और आपको पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी। यानी इस मर्तबा आपको कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.7 है। ओके, तो उसके लिए कैपेसिटी मालूम करना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे वो आप देखो, सी डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू, ये डिफ़ॉल्ट डाइलेक्ट्रिक मैं ले रहा हूँ, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है K टाइम्स C एयर। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर आप लेंगे प्लेट्स के बीच में, तो उतने पट वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी एयर कैपेसिटर की। तो K इंटू C एयर, ये हो जाएगा K की वैल्यू 6.7 इंटू, अब C एयर ये हमने ऑलरेडी पहले अभी मालूम किए थे, उसकी वैल्यू थी 1.77। अब अगर आप इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो है 11.859 पीको फेरेड। ओके, यानी फाइनल आंसर जो है वो इतना आना चाहिए उसका। बोर्ड की बुक में इसका आंसर कुछ और ही दिया हुआ है, शायद वो मिसप्रिंट होगा। ओके, बहरहाल ये आंसर आप ध्यान में रखिए, इतना आंसर उसका आएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगला जो न्यूमेरिकल हमको दिया हुआ है वो है इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरेड, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 मिलीमीटर। इफ ए डाइलेक्ट्रिक slab of width 1 millimeter and dielectric constant 2 is inserted between the plates, what is the new capacitance। देखो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है।
आपको बोला गया है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 20 माइक्रोफेरेड है। चलो मैं यहाँ पे गिवन लिखना शुरू कर देता हूँ। C इज इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड, इसका मतलब ये होगा 20 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज 2 मिलीमीटर, मतलब आपको डिस्टेंस D दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। इसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी विड्थ 1 मिलीमीटर है। यहाँ पर विड्थ का मतलब हम थिकनेस ले लेंगे तो T इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर को चेंज कर लो, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है उसकी वैल्यू 2 है, और इसको इंसर्ट कर दिए बीच में, तो व्हाट इज़ द न्यू कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पर उस कैपेसिटी को मैं C डैश का नाम दे देता हूँ, तो C डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो यहाँ इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ये नहीं बोला गया है कि डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है उसने कम्प्लीटली फील्ड किया है। ओके, कम्प्लीटली फील्ड वाला अगर प्रॉब्लम आता है तो वो तो एकदम सीधे सीधे आप एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालो, उसको K से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये प्रॉब्लम के अंदर ये मामला अलग हो जाएगा। यहाँ आपको ये नहीं बोला गया है कि वो कम्प्लीटली फील्ड है, बल्कि आपको ये बोला गया है कि वो इंसर्ट करे और उसकी थिकनेस कुछ अलग है। ओके, इस तरह के प्रॉब्लम को किस तरह से करना है तो उसको आप एक बार समझ लो। आप देखो यहाँ सबसे पहले जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, पहले तो हम लोगों को इसके अंदर मतलब डायरेक्ट अगर हम इसका फॉर्मूला अगर सॉल्व करना चाहें तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा। C डैश इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। ओके, T इज़ द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और D जो है वो दोनों के बीच का टोटल सेपरेशन है। बस आप इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एरिया, आपको इस मरतबा एरिया जो है वो दिया हुआ नहीं है, तो ओके, इसको फिर आपको थोड़ा सा अब अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब ये काम करेंगे, आपको यहाँ पर सबसे पहले ये कैपेसिटी दी हुई है, ये एक्चुअली C0 है। ओके, तो C0 पर से हम A एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग देखो C0 की वैल्यू है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, इसका मतलब A एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आ जाएगी C0 इंटू D। ये D को इधर शिफ्ट करे तो इस तरीके से ये आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू C0 की वैल्यू आपको दी हुई है 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू D, और D दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, इसका मतलब A इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो है वो जाएगी 20 इंटू 2 इज 40 इंटू 10⁻⁻6 और ये -3 ये हो जाएगा -9। आप ये 0 को इसमें मिला लो, ये हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻8। ओके, आप लोग पहले इतना नोट डाउन कर लो। यानी आपको एयर कैपेसिटर जो दिया गया था तो उसको यूज़ करके हमने A एप्सिलॉन 0 मालूम कर लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम में एरिया जो है वो गिवन नहीं था, तो उसको हमने ये इस तरह से एक दूसरे तरीके से उसको मालूम कर लिए। चलो अब हम आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ओके, आप इतना नोट डाउन कर लो पहले। अब आप देखो इसमें कि चलो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ इतना पार्ट। C डैश इज इक्वल टू, ये जो A एप्सिलॉन 0 है इसकी जगह पर मैं ले सकता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई D। D की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻3 माइनस T की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻3 प्लस के बाद है T बाय K, फिर से T की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय K और K की वैल्यू है 2। ओके, चलो अब आप इसको बहुत संभल कर, एकदम कोई गलती नहीं होना चाहिए। C डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय, अगर आप पहले इन दो लोगों को सॉल्व करें तो देखो ये 10⁻³ कॉमन निकलेगा, और अगर ये 10⁻³ कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 यानी 1, तो 1 इंटू 10⁻³ प्लस 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ ओके, 1/2 यानी 0.5।
इस तरह से ये आ जाएगा सी डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन, अब ये 10 का पावर माइनस 3 कॉमन निकाले तो 1 प्लस 0.5, 1 प्लस 0.5 मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, ये आ जाएगा सी डैश इज इक्वल टू 4 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 3 को ऊपर शिफ्ट करो, ऊपर आकर वो प्लस 3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -5। ओके, यानी 4 अपॉन इतना आ जाएगा सी डैश इज इक्वल टू, आप इसको डेसिमल पॉइंट का एडजस्टमेंट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 40/15, 40/15, यानी यहाँ मैंने एक ज़ीरो बढ़ा दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, इंटू 10 टू द पावर -5। चलो अब हम इन नंबरों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा सी डैश इज इक्वल टू, आप इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 × 40 और 5 × 15, 8/3। आप चाहो तो 8 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब 2.6, 8 - 6 2, इस पॉइंट लगा, ज़ीरो लगा दिए तो 20, 3 6 के 18 मतलब 6, और उसके बाद वो 18 मतलब फिर 2 2 बचते रहेंगे, तो 6 6 आते रहेगा, आप उसको 6 7 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर -5 फेरेड। ओके, अब आप एक चीज़ देखो कि ये 10 का पावर -5 आया, अगर ये -6 होता तो हम इसको माइक्रो बना सकते थे, तो हम इसको -6 कर सकते हैं। हम इसको ऐसा करेंगे, सी डैश इज इक्वल टू, देखो इसको -6 करने का मतलब है 10 का पावर -1 से मल्टीप्लाई करना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 का पावर +1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैं जो कह रहा हूँ वो ये है, 2.67 इंटू 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर -1 इंटू 10 का पावर -5 फेरेड। ओके, ये -1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे -6 बनाना था, तो -1, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 का पावर +1 ले लिए। अब ये 10 का पावर +1 इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर। ओके, इसको इसके साथ मिला लो और इसको इसके साथ मिला लो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सी डैश इज इक्वल टू 10 के पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 26.7, 10 का पावर, ये -1 को इसमें मिला लेंगे तो -6 फेरेड, और ये 10 का पावर -6 फेरेड यानी माइक्रो। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया सी डैश इज इक्वल टू 26.7 माइक्रो फेरेड। ओके, यानी इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ये सारे प्रॉब्लम जो है वो समझ में आए होंगे और आपने पूरे नोट डाउन किए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग बाकी बचे हुए कुछ प्रॉब्लम्स जो होंगे तो उनको सॉल्व करने की अगले लेक्चर में हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।